दोस्तों, दिस इज़ शुभम और आपका मैं स्वागत करता हूँ सिनॉप्सिस आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हेनरी फेयोल। पिछले लेक्चर में हमने टेलर के बारे में देखा था। आज के लेक्चर में हम हेनरी फेयोल के बारे में देखेंगे कि हेनरी फेयोल का क्या कंट्रीब्यूशन था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थियरी के अंतर्गत। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, हेनरी फेयोल क्या थे, उनकी हिस्ट्री क्या थी। बेसिक देखने के बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो हेनरी फेयोल का जन्म 29 जुलाई 1841 में इस्तांबुल टर्की में हुआ था और 1925 में उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, तो टेलर के साथ, ठीक है, उनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है। हेनरी फेयोल इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट अलॉन्ग विथ फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। ठीक है, अगर हम उनके करियर की बात करें तो करियर उन्होंने एक माइनिंग इंजीनियर के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और उन्होंने 1916 में एक किताब लिखी थी फ्रेंच भाषा में, जिसको इंग्लिश में हम जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। इस किताब का नाम याद रखेंगे। कभी भी किसी भी थिंकर के बारे में क्वेश्चन आता है तो हमेशा उनकी द्वारा लिखी हुई जो बुक है उसको ज़रूर मेंशन करेंगे। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, जब विल्सन का तो स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नाम का एस्से उन्होंने लिखा था। फिर अगर हम टेलर की बात करें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नाम की किताब उन्होंने लिखी थी। सेम उसी तरीके से फेयोल ने जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन नाम की किताब लिखी थी। ये किताबों का नाम लिखना ज़रूरी है एग्ज़ाम में, जब भी किसी भी थिंकर के बारे में आपको लिखना हो। इनका जो भी कामकाज था, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था। जब भी जैसे कि वो माइनिंग इंजीनियर थे और मैनेजर भी थे, तो इंजीनियर और मैनेजर होने के साथ साथ उन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें ऑब्ज़र्व करी अपनी पर्सनल लाइफ में, उनको उसका जो निचोड़ है उन्होंने अपने विचारों को इस बुक में उन्होंने रखा। तो चलिए, तो ये तो हो गया उनका इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं उनका कंट्रीब्यूशन का था। तो कंट्रीब्यूशन जो फेयोल का है, हेनरी फेयोल का, उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। उनकी थियरी को के अलग अलग नाम है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी भी कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, ट्रेडिशनल थियरी भी कहा जाता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थियरी भी कहते हैं, इसको मैकेनिस्टिक थियरी भी कहते हैं, क्लासिकल थियरी के नाम से भी जाना जाता है, या हो सकता है उसको स्ट्रक्चरल थियरी के नाम से जाना जाए, या मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल। ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। कई बार क्या होता है कि वो इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इनमें से कोई भी नाम यूज़ करके, कि मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल की क्या फ़िलासफ़ीज़ थी, या मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल शब्द का इस्तेमाल करते हुए कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये सारे नाम अगर आपको पता होंगे तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि क्वेश्चन किस चीज़ से पूछ रहा है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे नाम जो है एक ही चीज़ के हैं। जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, जो इन सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। जनरली इसका यूज़ होता है, लेकिन कई बार मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल शब्द का भी इस्तेमाल होता है। तो ये सारे नाम आप अपने हिसाब से याद रख लीजिएगा। अगर याद नहीं भी हो रहा है तो बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो सवाल कुछ पूछे और आप उसका गलत कर दें। चलिए, तो फेयोल की फ़िलॉसफ़ी, बेसिक जो उनके सिद्धांत थे, उनका जो दर्शन था, जो फ़िलॉसफ़ी थी, वो थी कि एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ही जनरल पर्पस होता है और यूनिवर्सल उसका एप्लीकेशन है। कहने का मतलब कि जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत एक कंपनी में या एक ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होंगे, वह दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी समान रूप से एप्लीकेबल होंगे, तीसरी ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई होंगे, चौथी ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई होंगे। वो अगर इंडिया में है तो भी वो समान रूप से है, चाहे किसी भी देश में हो, किसी भी सोसाइटी का हो, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो। ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो 14 प्रिंसिपल आगे हम डिस्कस करेंगे, ये सारे प्रिंसिपल हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि पब्लिक और प्राइवेट में किसी भी प्रकार का कोई भी डिफरेंस नहीं है। उसमें वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन, नथिंग पब्लिक अबाउट इट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें पब्लिक और प्राइवेट नाम का कोई डिफरेंस नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, दोनों में ही जो साइंटिफिक
थियरीज़ हैं, जो मैनेजमेंट की थियरीज़ हैं, वो समान रूप से अप्लीकेबल होती हैं, ठीक है। और टेलर के जैसे ही उन्होंने रूल ऑफ थंब को रिप्लेस करके साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की वकालत की थी कि रूल ऑफ थंब शुड बी रिप्लेस्ड। पिछले लेक्चर में हमने देखा था रूल ऑफ थंब क्या होता है, वो चाय बनाने वाला जो हमने एग्जाम्पल देखा था, उसको हटा के साइंटिफिक अप्रोच हमें एडमिनिस्ट्रेशन में लाना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत जनरल चीज़ होती है, वो एक तरीके से आर्ट है, हर कोई सबके बस की बात नहीं है, या हर कोई डेवलप नहीं कर सकता है, एक तरीका है, एक आर्ट है, एक स्किल है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कोई आर्ट नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन एक साइंस है। अगर हम साइंटिफिक तरीके को एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई करेंगे तो हम बेहतर तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरीके को बेहतर तरीके से एडमिनिस्टर या मैनेज कह लीजिए किया जा सकता है, ठीक है। तो पहली बात क्या बोली कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं होता है, दोनों सेम होती हैं। जो भी प्रिंसिपल्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट के, वो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में समान रूप से अप्लाई होते हैं। और जो तीसरी बात कही थी साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाने की, ठीक है। तो ये बेसिक हो गया फेयोल की फिलॉसफी। अब एक और बात फेयोल कहते हैं कि कोई भी अगर हम ऑर्गेनाइजेशन देखें, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, उसमें कमर्शियल डिपार्टमेंट होता है, उसमें अकाउंटिंग होती है, उसमें फाइनेंस होता है, उसमें सिक्योरिटी, जो गार्ड लगे होते हैं वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे सेक्शन हैं। टेक्निकल जो डिपार्टमेंट हो टेक्निकल एस्पेक्ट देखता है, जो कमर्शियल है वो कॉमर्स वाला देखता है, अकाउंटिंग वाला अकाउंटिंग देखता है, फाइनेंस वाला फाइनेंस देखता है, सिक्योरिटी वाला सिक्योरिटी देखता है। लेकिन ये सेक्शनल है, ये सबके काम एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। लेकिन जो मैनेजमेंट होता है वो सारे सबको इंटीग्रेट करता है, ठीक है। मैनेजमेंट का काम है सारे अलग अलग चीज़ों को इंटीग्रेट करना। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सही तरीके से एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से चलें और एक दूसरे की हेल्प करें, ये इंश्योर करने का काम जो है मैनेजमेंट का है। इस वजह से मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये कहना है फेयोल का, ठीक है। फेयोल ने कहा था कि बाकी के जो ये 5 हैं ये सेगमेंटल हैं, लेकिन मैनेजमेंट इंटीग्रल होता है। मैनेजमेंट ही इस सबको एक सूत्र में, एक धागे में बांध के रखता है। और चूंकि मैनेजमेंट इनको बांध के रखता है, अगर सब अपने अपने हिसाब से काम करने लगेंगे तो फिर ऑर्गेनाइजेशन नाम का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। टेक्निकल वाले, मान लीजिए टेक्निकल वाले को कोई चीज़ चाहिए, लेकिन अकाउंटिंग वाला पैसे नहीं दे रहा, फाइनेंस वाला पैसे नहीं दे रहा, ठीक है। टेक्निकल वाले को मान लीजिए कोई मशीन चाहिए, लेकिन फाइनेंस वाला उसको पैसे दे ही नहीं रहा, तो फिर काम अटकेगा। तो इस वजह से ज़रूरी है मैनेजमेंट होना। मैनेजमेंट ही इंश्योर करता है कि जब भी टेक्निकल वाले को ज़रूरत पड़े तो फाइनेंस वाला उसको पैसे दे, और फाइनेंस का जो भी लेखा जोखा का खर्चा है अकाउंटिंग वाला उसका हिसाब किताब रखे, ठीक है। तो ये सारा काम देखने का मैनेजमेंट का है। इस वजह से फेयोल कहते हैं कि मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट इज़ इंटीग्रल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर मैनेजमेंट के 5 एलिमेंट की बात कही थी उन्होंने, ये याद रखिएगा। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग लिख सकते हैं, कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, POCC, ये याद रखिएगा, ये एक्रोनिम है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन, POCC। अब ये क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं। प्लानिंग सिंपल है, हम कोई भी चीज़ करने जाते हैं तो पहले प्लान करते हैं, ठीक है, किस तरीके से करना है, ठीक है। जैसे हम UPSC का मेंस का आंसर लिखने जाते हैं या प्रीलिम्स का पेपर देने जाते हैं, तो हमारे एक प्लानिंग होती है कि भाई पहले मैं इन क्वेश्चंस को करूँगा, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को करूँगा, फिर इसके लिए इतना टाइम देना है, एवरीथिंग वी प्लान, ठीक है। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, चीज़ों को एंटिसिपेट करना, चीज़ों को पहले से फोरसी करना। पहले से ही हम अगर एंटिसिपेट कर पाएँ कि क्या होने वाला है, क्या होगा, रियल टाइम सिचुएशन में क्या होगा, तो हम उसके लिए बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे, ठीक है। तो ये था फेयोल का कहना कि वी शुड हैव अ प्रॉपर प्लानिंग,
मैनेजमेंट का काम है, सबसे इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट का काम है प्लानिंग करना। प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि वो बेहतर तरीके से चीज़ों को पहले से ही एंटिसिपेट कर सके, पहले से ही चीज़ों को देख सके, ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन आए तो उसको बेहतर तरीके से वो हैंडल कर सके। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन चीफ मैनिफेस्टेशन एंड मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट होता है प्लान ऑफ एक्शन। मैनेजर या लीडर कह लीजिए, अगर किसी मैनेजर के पास प्लान ऑफ एक्शन नहीं है तो फिर वो मैनेजर नहीं है। ठीक है, प्लानिंग एक अगर बेहतर प्लानिंग होती है तो हम शॉर्ट टर्म इवेंट्स को लॉन्ग टर्म इवेंट से सेपरेट कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि कौन से काम पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको किया जाना चाहिए। ठीक है, कॉमन है। फिर फेयोल ये कहते हैं कि एक्सपीरियंस का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है प्लानिंग में, क्योंकि एक्सपीरियंस के हिसाब से आदमी प्लानिंग को बेहतर तरीके से रियलिस्टिक प्लान बना सकता है। ठीक है, प्लानिंग के माध्यम से वो यूनिटी, कंटिन्यूटी, फ्लेक्सिबिलिटी और प्रिसीजन ला सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बिना प्लान किए आप ऐसे लॉकडाउन कर दें और मजदूरों को सड़क पर मरने के लिए छोड़ दें। दिस इज़ अ वेरी बैड प्लानिंग। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट अब्सर्ड प्लानिंग। ठीक है, तो एक अच्छा लीडर या अच्छा मैनेजर वो होता है जो चीज़ों को पहले से देख सके, समझ सके। उसे पहले से पता हो कि कोरोना क्राइसिस लंबी चलेगी। वो ऐसे ना सोचे कि 21 दिन में, बस 21 दिन के अंदर ही कोरोना को हम मात देके और विश्वगुरु बन जाएंगे। ठीक है, तो ये मैनेजर एक बैड मैनेजमेंट इसको कहा जा सकता है। बैड मैनेजमेंट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दिस इज बैड प्लानिंग। फिर दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि किसी भी काम को करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़े, ठीक है, उसको मुहैया कराना। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए कि उसमें आपके आयरन की ज़रूरत पड़ेगी, आयरन रॉड्स की ज़रूरत पड़ेगी, सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें आपको लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, सीमेंट, फिर उसके लिए आपको सैंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पूरा काम करने के लिए, कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसको मुहैया कराना, ये मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, मैनेजमेंट का काम है कि वो सारी चीज़ें हों। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोरोना से लड़ना है लेकिन पीपी किट्स नहीं है। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि कलेक्टर साहब हैं इंदौर के, इन्होंने खुद तो अपना पीपी सूट पहन रखा है। ठीक है, लेकिन जो डॉक्टर्स है बेचारे बिना पीपी सूट के वहाँ पे पहुँचे हुए। ठीक है, और जबकि आईएएस जो हमारे कलेक्टर साहब हैं उनको खुद तो ना वहाँ पे पेशेंट से डील करना है ना किसी से डील करना है, फिर भी अपनी जान की इतनी परवाह है कि पीपी किट पहन के खड़े हैं। मीटिंग में भी पीपी किट पहन के आए हुए हैं। कैन यू इमेजिन। ठीक है, तो ये है देश की विडंबना है। खैर, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब हो गया। तो फिर तीसरा हो गया कमांडिंग। कमांडिंग का मतलब होता है कि लोगों को लीड करना, कमांड करना, डायरेक्शन देना कि कहाँ अब क्या करना है। ठीक है, लीड द पर्सन इन अ बेटर वे इज कॉल्ड कमांडिंग। कमांडर जैसा होता है उसी को फेयोल कहते हैं। और फेयोल कहते हैं आर्ट ऑफ कमांड का मतलब है, आर्ट ऑफ कमांड यानी कि अच्छे कमांड के लिए ज़रूरी है कि जो कमांडर हो, जो मैनेजर हो, उसके अंदर कुछ खास बातें हों। ठीक है, उसके अंदर कुछ खास बातें हों, तभी जाकर वो एक बेहतर कमांडिंग ऑफिसर बन सकता है, एक बेहतर मैनेजर बन सकता है। ज़रूरी है उसके लिए नॉलेज ऑफ हिज पर्सनल, उसे उसके अंडर में जितने भी लोग काम करते हैं उनके बारे में उसे अच्छे तरीके से पता हो। ठीक है, फिर उसके अंदर यूनिटी, एनर्जी, इनिशिएटिव लेने की क्षमता, उसके अंदर लॉयल्टी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर पहले से हों। ठीक है, ताकि वो अपने अंदर, देखो जिसको कमांड करना है, जो आपके अंडर में लोग काम करते हैं, अगर आपको उनको कमांड करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, प्लस आपके प्रति आपके सबॉर्डिनेट्स के अंदर लॉयल्टी की भावना होनी चाहिए। सबॉर्डिनेट्स के आपस में एक यूनिटी और एकता वाली बात होनी चाहिए। अगर लोगों का, आपके जूनियर्स जो हैं उनका विश्वास नहीं है मैनेजर के ऊपर, ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, अगर आपको अपने सबॉर्डिनेट्स के बारे में पता नहीं है तो आप बेहतर तरीके से कमांड नहीं कर सकते हैं। फिर अगला आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी कलपुर्जे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे कलपुर्जे होते हैं,
तो कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि सारे कलपुर्जे एक दूसरे के साथ मूव करें, ठीक है, एक दूसरे के साथ मोशन करें। अगर सब अलग अलग दिशा में मूव करेंगे, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से नहीं चलेगी। उनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन होगा, तभी जाकर ऑर्गेनाइजेशन समान रूप से मूव करेगी। कहने का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन एक मशीन के रूप में है, जिसमें अगर उस मशीन को काम करना है तो सारे कलपुर्जे, सारे गियर, सारे उसके शाफ्ट, सारे उसके जितने भी उसके क्रैंक शाफ्ट है, उसके गियर्स हैं, उसके बेवल गियर्स, चाहे जो भी जितने भी कलपुर्जे उस मशीन में लगे हुए हैं, वो समान रूप से एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम करने चाहिए, तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन बेहतर तरीके से काम कर सकती है, ठीक है। तो फ्योल कहते हैं एसेंशियली कोऑर्डिनेशन का ऑब्जेक्टिव है कि एक डिपार्टमेंट का एफर्ट दूसरे डिपार्टमेंट के एफर्ट के साथ कोइंसाइड होना चाहिए, ठीक है, और सारे डिपार्टमेंट की एक्टिविटी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल से मैच करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन एक डिपार्टमेंट का कुछ और गोल है, दूसरे डिपार्टमेंट का कुछ और गोल है, और ऑर्गेनाइजेशन का गोल कुछ और है। तो ये कोऑर्डिनेशन की गलती है। आपस में पारस्परिक सहयोग नहीं है, विरोधाभास की स्थिति है, तो डेट इज़ कॉल्ड पुअर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो यू कैन इमेजिन कोऑर्डिनेशन, जैसा मैंने बताया कि कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि सारे कलपुर्जे एक दूसरे के यूनिसन में काम करने चाहिए, एक दूसरे की हार्मनी में काम करने चाहिए, एक दूसरे के सपोर्ट में, एक दूसरे के साथ ताल, लय और ताल मिलाकर काम करने चाहिए। देन ऑर्गेनाइजेशन विल परफॉर्म बेटर, ठीक है। फिर आता है कंट्रोल। तो कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल करने का मतलब है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शन है, ठीक है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जितने लोग हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के प्रति समर्पित हों। जैसे कंट्रोल करने का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए कि एक इंडिया का क्रिकेट कैप्टन है, उसके अंडर में जो है प्लेयर 1 से लेके 10 प्लेयर उसके अंडर में, उसकी टीम में। तो कैप्टन का काम होता है कंट्रोल करना, ताकि जो सारे प्लेयर्स हैं वो एक साथ काम करे, बॉलर अच्छी बॉलिंग करे, फील्डर अच्छी फील्डिंग करे, बैट्समैन अच्छी बैटिंग करे, ठीक है, ताकि जो हमारा अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट गोल क्या है? जीतना, ठीक है, इसको प्राप्त कर सके। सेम उसी तरीके से एक मैनेजर का काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी लोग काम करने वाले हैं, उनका जो काम है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के डायरेक्शन में ही हो। कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत काम कर रहा है, कोई इधर काम कर रहा है, कोई उधर काम कर रहा है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को, अगर मान लीजिए कि ये अगर गोल है, ठीक है, तो कंट्रोल करने का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन कहीं ऐसा ना हो कि अपने रास्ते से, ठीक है, ये जो रास्ता होना चाहिए उससे भटक ना जाए, ठीक है। इसलिए कंट्रोल करके उसे गोल के डायरेक्शन में ही ले जाना ये मैनेजर का काम है, कि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अपने गोल की तरफ बढ़े, ऐसा ना हो कि अपने गोल से भटक जाए, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग, to make sure that function of organization and functionaries are aligned with organizational goals, ठीक है। तो ये हो गया एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मैनेजर के क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो सब सारी चीज़ें देखेंगे। फिर फेयोल के जो 14 फ्लेक्सिबल प्रिंसिपल्स और बाकी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।